हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एआईटी के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन जुडिशरी को, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशल सिस्टम को। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद हमने हाई कोर्ट को डिस्कस किया, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कल के लेक्चर के अंदर मैंने सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज भी करवाया था और साथ ही साथ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब को भी डिस्कस किया। तो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाई कोर्ट के रिलेटेड आपको ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, 25, ठीक है। और 4 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास एंड इलाहाबाद। 3 ऊपर वाले 1862 में और लास्ट फाइनल इलाहाबाद वाला 1866 में। और आपको चीफ जजेस के नाम भी याद होने चाहिए और साथ ही साथ आपको 2 न्यूली क्रिएटेड हाई कोर्ट भी याद होने चाहिए, ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट के रिलेटेड स्पेसिफिकली आपका जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, उसका वो कब क्रिएट किया गया ये पता होना चाहिए आपको। 1928 के अंदर क्रिएट किया गया। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी शायद इस बार ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। उसके बाद पहले चीफ जज कौन हुए यहाँ पे, तो ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी शायद इस बार आपको एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग पूछा जाए या कुछ और, ठीक है। तो ये भी पिछली बार पूछा गया था। तो पहले आपके चीफ जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कौन हुए, तो आपके हुए लाला कुंवर सेन। तो अभी के टाइम में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये करंट के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो अभी के टाइम में आपके जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, वो ताशी रबस्तान हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके स्पेसिफिक जो आपका एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो सब की सब आपको अपने दिमाग में रखनी है। स्पेसिफिकली जो हमने ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा, सिविल साइड से, क्रिमिनल साइड से एंड उसके बाद रेवेन्यू साइड से, तो तीनों कॉन्टेक्स्ट में आपको ये हायरार्किकल ऑर्डर जो है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि इंडियन जुडिशरी के हायरार्की के अंदर ही आता है, वो है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल भी इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चरल सिस्टम का हिस्सा है। आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, जो आपकी इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद आपके आज के लेक्चर के अंदर जो है वो इंडियन जुडिशरी के फीचर्स, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, उसको डिस्कस किया जाएगा। एंड फाइनली आज के लेक्चर को हम जो है वो ख़त्म करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की ओर और डिस्कस करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल। तो आपने नाम सुन रखा होगा, ट्राइब्यूनल्स का नाम आपने सुन रखा होगा, आप इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, यानी कि जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किए गए, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को क्रिएट किए गए और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज कंसीडर्ड एज द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। ये पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख लो और इसको याद रखना, ठीक है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या बोला जाता है, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। तो 2 आर्टिकल हैं, मेन पॉइंट आपको यहाँ से जो है याद रखने, मेन फैक्ट याद रखने हैं। 2 आर्टिकल है 323A एंड 323B, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, इंडियन जुडिशरी इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडी। सो ट्राइब्यूनल्स इज लाइक अ सेमी जुडिशियल बॉडीज। जिस तरीके से जुडिशरी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, उसी तरीके से
ये भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं ओनली ऑन सिविल मैटर। याद रखेंगे, क्रिमिनल मैटर पे नहीं, सिविल मैटर रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। वो जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है, वो मेंशन्ड है आर्टिकल 323A के अंदर और 323B के अंदर मेंशन्ड है। वो हैं आपके सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स, उसके बाद लेबर रिलेटेड डिस्प्यूट, कंज्यूमर रिलेटेड डिस्प्यूट, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला हो गया, टीनेंट रेंट का मसला हो गया, ठीक है, लैंडलॉर्ड का मसला हो गया, टीनेंट का मसला हो गया, ठीक है। मैं किसी के घर किराए पे रह रहा हूँ तो उसने फालतू में लगा दिया, मैं किराया भी दे रहा हूँ तो उसने बोला कि ये किराया नहीं भर रहा है, तो मैं स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के जो है अंदर जा करके अपने केस को दायर कर सकता हूँ, वहाँ पे स्पीडी जस्टिस जो है मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेमी जुडिशियल बॉडी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं सेमी जुडिशियल बॉडीज कहलाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, दोनों पार्टी कंटेस्ट करेंगी जो भी, ठीक है। एक होगा आपका क्लेम करने वाला और एक होगा आपका प्लेंटिफ, एक क्लेमेंट होता है एक प्लेंटिफ होता है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो आएंगी, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, जहां जिसके हक में फैसला जाएगा उसको सुना दिया जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, जो भी पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं उनके राइट्स को भी डिटरमाइन करती है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी ले सकती है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी डिसीजन ले सकती है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। उसके बाद कोई ऑलरेडी पहले से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है, उस डिसीजन के प्रति सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो रही है, उस डिसीजन को रिव्यू भी कर सकती है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। तो ये कुछ फंक्शन है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स के कि वो किस तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वाई स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स क्रिएटेड इन इंडियन जुडिशरी, जरूरत क्या पड़ गई अपने को, क्यों हमको इनको जो है वो क्रिएट करना पड़ा। हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो हमको अलग से स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। इसलिए क्योंकि हम कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके आपके स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये बात याद रखनी है आपको। ट्राइब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, they were created under 42nd Amendment Act 1976 and 42nd Amendment Act 1946 in the context of specialized tribunal is considered as the tribunalization of the Indian judicial system, ठीक है। उसके बाद दो आर्टिकल हैं जो इसके साथ जो है वो लिंक्ड हैं, इन आर्टिकल्स को आपको समझना है। आर्टिकल 323A डील्स विद ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली क्यों लगा रहा हूं मैं, याद रखना है, दिमाग में बिठा लो इस बात को। आर्टिकल 323A डील्स विद ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, दैट इज कैट एंड सैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कैट मतलब बिल्ली नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सैट सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, दे वर क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323A, ठीक है। इसके लिए एक स्टैच्यूट भी बनाया गया 1985 के अंदर, ठीक है। स्टैच्यूट का नाम क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985, ठीक है। इसके अंडर हमने क्या किया, क्रिएट किए कैट को और सैट को, ठीक है।
किसी दो स्टेट के लिए भी हम एक स्टेट ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं और एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए भी बना सकते हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट का मसला था, हाई कोर्ट का मैंने समझाया, किसी दो स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, तीन का भी हो सकता है। सेम केस ट्राइब्यूनल, स्टेट ट्राइब्यूनल्स के साथ भी है। और एक बात और याद रखेंगे, आर्टिकल 323A जो है ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट कर सकती है। दोबारा से दोहरा रहा हूं, आर्टिकल 323A जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो अदर मैटर होंगे वो आर्टिकल 323B के अंडर आएंगे। अदर मैटर सर्विस वाला हो गया, अदर मैटर हो गए कंज्यूमर रिलेटेड, लेबर रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, टीनेंट रिलेटेड, ठीक है, टीनेंसी रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी अदर मैटर हैं वो आर्टिकल 323B के अंडर आएंगे, जिनको पार्लियामेंट भी क्रिएट कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर सकती है। एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूं, दोबारा से जो है वापस से दोहरा रहा हूं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से हिस्सा नहीं थे, दे वर क्रिएटेड अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स इज कंसीडर्ड एज द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एंड बाद में हमने क्या किया, जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 जो है स्टैट्यूट भी बनाया, उसके अंडर हमने सैट को और कैट को क्रिएट किया। और सैट और कैट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है अंडर आर्टिकल 323A, ठीक है। आर्टिकल 323A जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सैट और कैट को जो है वो क्रिएट करे, ठीक है। आर्टिकल 323B डील्स विद ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, जो स्टेट लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर सकती है और सेंट्रल भी क्रिएट कर सकती है। बस ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 323B के अंदर कौन कौन से मसले आएंगे, टैक्स को लेकर के मसला हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के मसला हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला, इंडस्ट्रियल एंड लेबर का मसला हो गया। मान लो मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं, मेरे को जो है मेरा जो क्या बोलते हैं मुंशी या ठेकेदार पैसे ही नहीं दे रहा है, ठीक है, पूरे पैसे नहीं दे रहा है, तो अब इस केस को लेकर के मैं कोर्ट में जाऊंगा तो इतनी तो मेरी दिहाड़ी नहीं होगी, इतने तो मैं महीने में कमाऊंगा नहीं जितने मेरे कोर्ट में लग जाएंगे, और ऊपर से मेरा वक्त लग जाएगा। तो मैं स्पेसिफिक स्पेशल ट्राइब्यूनल यानी कि लेबर एंड कंज्यूमर ट्राइब्यूनल में जाऊंगा, वहां पे मेरे को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स रिगार्डिंग सीलिंग एंड ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट में अगर इस मसले को लेकर के चले जाएंगे तब तक तो नेता जो है वो राज करके इस दुनिया से ही निकल चुका होगा, ठीक है। इसलिए हमको स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ता है। फूड स्टफ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ठीक है। तो ये कुछ अदर मैटर हैं जो डील करता है आर्टिकल 323B, जो है वो पावर देता है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को भी और पार्लियामेंट को भी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। आर्टिकल 323A contemplates the establishment of tribunal for public service matter only. 23B contemplates the establishment of tribunals for certain other matter mentioned above, ठीक है, जो ये सारे mentioned है, ठीक है, जो ऑलरेडी टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी मैटर्स। उसके बाद while tribunals under article 323A can be established only by parliament, tribunals under article 323B can be established both by parliament and state legislature with respect to matter falling within their legislative competence. ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। अंडर आर्टिकल 323A ओनली वन ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर, एक ट्राइब्यूनल जो है आर्टिकल 323A के अंडर क्या होगा, एक ट्राइब्यूनल सेंटर के लिए यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होगा, और क्या होगा, और एक ट्राइब्यूनल जो है वो स्टेट के लिए होगा, या दो के लिए, या दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी।
जैसे हाई कोर्ट का मसला है। There is no question of the hierarchy of tribunals, whereas under Article 323B, a hierarchy of the tribunals may be created. ठीक है, इसके अंडर जो है इस हायरार्की को क्रिएट किया गया है। ठीक है, उसके बाद रिवर रिलेटेड जो मसला होगा, रिवर रिलेटेड यानी कि दो स्टेट है, उसके बीच में एक रिवर जा रहा है, तो उसके पानी को लेकर के मसला है। ठीक है, उस मसले को सुलझाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 262। ठीक है, तो ये ओनली रिवर रिलेटेड मसला, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रोल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडजुडिकेटिंग कन्फ्लिक्ट सराउंडिंग इंटर स्टेट रिवर्स दैट अराइज अमंग द स्टेट रीजनल गवर्नमेंट्स। सिंपल, ये 4-5 फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, कैट created under Central Administrative Tribunals Act 1985, फिर उसी के अंडर सैट को भी क्रिएट किया गया इन ईच स्टेट। ठीक है, या 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट। ठीक है, उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स उसी के अंडर। उसके बाद टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल्स, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना है आपको। उसके बाद एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, उसके बाद लेबर एंड कंज्यूमर ट्राइब्यूनल्स, काफ़ी सारे। ठीक है, तो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेजर आपको जो है वो याद रख लेना है। तो फुल फॉर्म याद रख लेना, एक बार अपने नज़र से जो है उसको उतार देना, तो नज़र से उतार दोगे तो नज़र भी उतर जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कि लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। ट्राइब्यूनल्स हो गया हमारा, लीगल ऑफिसेज इन इंडिया पढ़ते हैं। सबसे पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द कंट्री, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द कंट्री। ठीक है, आर्टिकल 76 डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशन द पोजीशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक फैक्ट तो ये याद रखना है आपको, आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर क्या करता है, काम क्या है भाई साहब इसका? चीफ लीगल एडवाइजर है, लेकिन एडवाइस करता किसको है? चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑन लीगल मैटर, तो ये भाई साहब क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन ऑल लीगल मैटर कंसर्निंग द यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद ये क्या करता है? प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट। जब भी यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस दायर होता है, जैसे आर्टिकल 370 का केस था, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, वो लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सिटीजन जो है वो क्या करता है? उसके खिलाफ लिटिगेशन डालता है। वो लिटिगेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर करती है, तो वो लिटिगेशन जो है वो कैसे बनेगी? जैसे मान लो मैंने जो है लिटिगेशन डाली है, तो जावेद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनेगी। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने डाली है, किसी स्टेट के प्रति जो है वो ऐसा लॉ बनाया है, उस पर थोप दिया है पार्लियामेंट ने, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उस स्टेट के साथ जो है उसका केस होगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर एक ग्रुप पूरा है तो जावेद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जावेद की जो है जावेद के बिहाफ पे जो वकील जाएगा तो वो क्या होगा? और जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील जाएगा वो क्या होगा? ठीक है, वो तो हम बाद में बात करेंगे कि जो सिविल केस में जो है क्लेम करने वाले की तरफ से वकील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो आपका जिसके खिलाफ केस किया जाता है, जिसके खिलाफ जो केस करने वाला होता है उसके वकील को हम क्या कहते हैं। और क्रिमिनल साइड में जो है जो क्राइम करने वाला है उसकी तरफ से जो वकील लड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और उसके बाद जो विक्टिम की तरफ से वकील लड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है,
जो क्राइम करने वाला है उसकी तरफ से जो वकील आता है उसको क्या कहते हैं, विक्टिम की तरफ से जो वकील लड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। ये सारा हम एक पार्ट के अंदर करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है, जब भी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई भी केस होगा, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए जो लॉयर होगा वो लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिंपल, ठीक है। Additionally, the Attorney General act the primary lawyer representing the Union Government in the Supreme Court of India। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं आती है ना कोर्ट के अंदर, तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल आएगा। अगर अटॉर्नी जनरल जो है वो मतलब वो अपनी ड्यूटी पे नहीं है तो उसकी जगह सॉलिसिटर जनरल आता है। कौन आता है? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। चलिए, रोल इन पार्लियामेंट, द अटॉर्नी जनरल में पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट द राइट टू वोट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये किसी भी सिटिंग में जा सकता है, बैठ सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता, बिंदास आदमी है, जा सकता है, ठीक है। और इसको असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक अटॉर्नी जनरल जो है ये इसको असिस्ट किया जाता है बाय द सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के अंडर 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन रिकॉग्निशन, द पोजीशन ऑफ द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर गवर्न थ्रू द रूल्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 76 डील्स विद द पोजीशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है, लीगल एडवाइस करेगा। किसको करेगा? यूनियन गवर्नमेंट को करेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी स्टेट का केस है, किसी इंडिविजुअल का केस है, कुछ भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल एज अ प्राइमरी लॉयर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन गवर्नमेंट को। अगर अटॉर्नी जनरल हाजिर नहीं है तो उसकी जगह सॉलिसिटर जनरल करेगा। तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और सॉलिसिटर जनरल को अंडर जो है 4 एडिशनल सॉलिसिटर भी काम करते हैं। अब आपके सामने एक और फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए, हमारी इंडिया के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल कौन हुए? MC स्टीवलैंड। MC स्टीवलैंड, ठीक है, MC स्टीवलैंड, ठीक है। ये हमारे पहले अटॉर्नी जनरल हुए। और अभी के टाइम में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेंकटा रुमानी, ठीक है, वेंकटा रुमानी, ठीक है। याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, करंट रिलेटेड है तो पता होना चाहिए। अब आ जाओ जी, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। सेम जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है इंडिया के अंदर, सेम उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस करता है, स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल इन इंडिया विच इज अ पोजीशन सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल बट एज द स्टेट लेवल। रोल एंड ड्यूटीज इसके क्या हैं? चीफ लीगल एडवाइजर है स्टेट का, और वेरियस लीगल ड्यूटीज इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर कोर्ट्स ईदर पर्सनली आर थ्रू अपॉइंटेड लॉ ऑफिसर और प्लीडर। प्लीडर होता है जो कोर्ट में केस को प्लीड करता है जज के सामने, ठीक है। जो यानी कि आपने अगर क्राइम किया है ना, तो आपने अगर क्राइम किया तो जो आपका वकील होगा ना वो आपके बिहाफ पे केस को प्लीड करेगा, प्लीडर बोलते हैं उसको, ठीक है। टेन्योर एंड रीन्यूमरेशन, कब तक ये रहता है? जब तक गवर्नर चाहेगा, तो इसलिए इसको गवर्नर के कांधे वांधे दबाने पड़ेंगे, टांगे वांगे दबानी पड़ेंगी। तो जब तक गवर्नर का प्लेजर है, जब तक गवर्नर को लगेगा कि बिंदास चलने दो, तब तक ये रह सकता है
अदरवाइज इसको हटाया भी जा सकता है। एडिशनल अपॉइंटमेंट, एडिशनल एडवोकेट जनरल may also be appointed to assist the office of the advocate general, सेम एज जैसे वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है तो वो उसको असिस्ट करता है, वहाँ पे तो मैंडेटरी पोजीशन है, फिर उसके अंडर 4 सॉलिसिटर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो उसको जो और लीगल ऑफिसर हैं उसके अंडर उनको भी जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए होमवर्क यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जम्मू कश्मीर का सबसे पहला एडवोकेट जनरल कौन था, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तब पहला एडवोकेट जनरल कौन है और अभी के टाइम में कौन है। ये 3 क्वेश्चन आपको करके आना है घर से। अब पढ़ते हैं फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी। फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा फीचर, सबसे पहला फीचर कि इंडियन जुडिशरी सिंगल है और इंटीग्रेटेड है। सिंगल एंड इंटीग्रेटेड ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इट हाईलाइट्स दैट इंडिया हैज़ अ यूनिफाइड जुडिशरी। सिंगल है यानी कि हाई कोर्ट कोई भी फैसला ले ले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी फैसला ले ले, सब ऑर्डिनेट कोई भी फैसला ले ले, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। अगर किसी केस में कोई प्रॉब्लम आता है तो एक्सेप्शन, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका जो फैसला होगा वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंड करेगा। तो अल्टीमेट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। बाकी उसके काम को रिड्यूस यानी उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और उसके बाद हमने जो एक सिस्टम अपनाया है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम अपनाया है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पावर का शेयरिंग होता है वो सेंटर स्टेट के बीच में होता है। तो सेंटर भी लॉ बनाती है, स्टेट भी लॉ बनाती है। सो इसलिए हमको हाई कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमको सुप्रीम कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और हमको सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी कानून को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको कंसर्न करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा, जो डिक्री होगी, वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंड करेगी, लागू होगी। ठीक है, इतना याद रखना है। ये सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है, यानी कि बहुत सारे जिस्म लेकिन जान एक, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, किसी स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है दूसरा बड़ा फीचर जो हमारे यहाँ पे जुडिशरी अपनाती है, वो है एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। दुनिया में अलग अलग तरीके के जो हैं वो सिस्टम हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक देशों के अंदर जो सिस्टम अपनाए जाते हैं वो 2 हैं, एक है एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक है इनक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी कंट्री में एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अपनाया जाता है। इसके अलावा शरिया मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ट्राइबल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। किसी स्पेसिफिक सोसाइटी का, कम्युनिटी का जो है वो क्रिएटेड कवानीन है, उसके हिसाब से उनका जो है वो जो है मापदंड है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक देश जितने भी हैं मैक्सिमम जगह पे जो है 2 मॉडल देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, एक इनक्विजिटोरियल मॉडल और एक आपका एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के रास्ते, तो आपको एकदम जो है ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्राइम कर दिया, तो क्राइम जब मैंने किया तो मेरे को सबसे आ करके पहले पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, चार्जशीट बनाएगी, FIR काटेगी, उसके बाद कोर्ट में मेरी पेशी करेगी। कोर्ट में पेशी करने के बाद मेरे पे जो है वो एक पूरा लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। लीगल प्रोसीडिंग चलने के बाद मेरे को जो है सज़ा सुनाई जाएगी।
ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पुलिस पकड़ती है और पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन का राइट पुलिस के पास है, ठीक है। एविडेंस इकट्ठा करती है, उन एविडेंस को कोर्ट के अंदर पेश करती है, ठीक है। उसके बाद मेरी तरफ से एक लॉयर लड़ेगा, ठीक है। अगर मैं क्या हूँ, मैं अक्यूज्ड हूँ, तो मेरी तरफ से क्या एक लॉयर लड़ेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से मेरा जो लॉयर है वो किस पोजीशन पे है, वो डिफेंसिव पोजीशन पे है, वो डिफेंड करेगा मेरे को, ठीक है। और जो दूसरी तरफ से विक्टिम की तरफ से लॉयर आएगा उसको प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। यानी कि वो एक्चुअली में जो क्राइम किया है वो क्राइम स्टेट के खिलाफ किया है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो वो क्राइम एक्चुअली में मैंने इंडियन कवानीन को तोड़ा है, यानी कि वो जो मेरा केस है वो स्टेट के खिलाफ है। तो स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, विक्टिम की तरफ से प्रोसिक्यूटर आएगा, आकर के लड़ेगा। तो प्रोसिक्यूटर के भी जो है, प्रोसिक्यूटर की भी फिलॉसफी को सुना जाएगा, डिफेंस की फिलॉसफी को भी सुना जाएगा। यानी कि दोनों साइड के जो एविडेंसेस हैं उनको देखा जाएगा। उसके बाद जो है मुझे जो है वो क्रिमिनल घोषित किया जाएगा, अदरवाइज मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब तक किसी पे कोई क्राइम साबित ना हो तब तक वो क्या है, मासूम है, अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। और जज जो है वो न्यूट्रल जज की तरह जो है वो काम करेगा, यानी कि बीच में बैठ करके प्रोसिक्यूटर की भी सुनेगा, डिफेंस की भी सुनेगा, ठीक है। तो एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जज प्लेड एज अ न्यूट्रल रोल, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड जज आता है और कहता है भाई तू भी सुना, दोनों की सुनेगा, फिर उसके बाद बोलेगा तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। कभी ये नहीं बोलता कि मैंने देखा है, मैंने समझा है ना, तमाम गवाहों ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो प्रोसिक्यूटर और एविडेंस ने पेश किए, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस ने पेश किए, उनके बेसिस पे वो सजा सुनाता है या किसी को बाइज्जत बरी करता है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड जज है, न्यूट्रल पोजीशन पे है, बैठ करके सुनता है सिर्फ। कटघरे में आ करके एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कटघरे में आ करके भगवान भी खड़ा हो जाए और बोले कि मैं भगवान हूं, तो ये जो जज है जो न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो वो सबसे पहले पूछेगा कि एविडेंस क्या है, प्रूफ करो। और इसके बरक्स एक और दुनिया में मॉडल है जिसको बोलते हैं इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है, जज प्लेड एज एन एक्टिव रोल। वहां पे पुलिस का काम सिर्फ पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। पुलिस पकड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट की एक टीम होती है और जज जो है वो एज अ एक्टिव रोल प्ले करता है। जज जो है वो अपने बिहाफ पे भी फैसला ले सकता है। प्रोसिक्यूटर ने क्या बोला, डिफेंस ने क्या बोला, वो एविडेंस तो इकट्ठे करे जाएंगे, ठीक है। वो एक कमेटी है, उस कमेटी के बेसिस पे, पुलिस का तो काम ही नहीं है। तो जज एक्टिवली रोल जो है वो प्ले करता है। अब आपको सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि नहीं इंक्विजिटोरियल मॉडल बड़ा अच्छा है। जब हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि इंडिया ने एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को क्यों रखा है। इसलिए किसी भी नतीजे पे मत पहुंचो, आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एडवर्शियल मॉडल क्या है, इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या है, वो आपको समझ में आ गया, आपके लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, इंडियन कोर्ट्स फॉलो द एडवर्शियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। मतलब किसी भी केस को एडजुडिकेट किया जाता है तो एडवर्शियल सिस्टम को अपनाया जाता है। लॉयर रिप्रेजेंटिंग पार्टीज प्ले वाइटल रोल इन दिस सिस्टम। अपोजिंग पार्टी प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर अ न्यूट्रल जज और हु डिसाइड बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एंड आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द लॉयर, जो उसने प्रेजेंट किया होता है। यहाँ पे आपको मैं ना एक मजे की बात बताता हूँ। आपने एक टीचर का नाम सुना होगा, खान सर, ठीक है। कभी कभी लोग ना, मतलब आई थिंक कि शायद वो क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, अनजान बन करके उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर उनको पता होता है। यहाँ पे बोला जाता है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि भाई कंट्री है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और भाई साहब, कंट्री में अलग अलग आइडेंटिटी के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है? और उसके बाद ना
मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो है ना एक टारगेटेड एक चीज़ जो है ना वो छोड़ी जाती है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, देसी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो मुकुआ, एक मुकुआ छोड़ा जाता है उसके ऊपर कि भाई साहब देखो, इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इनको अलग, मतलब इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, इनको सेपरेट सिविल कोड चाहिए, लेकिन इनको जो है वो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड चाहिए, सेपरेट क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए, क्योंकि शरिया लॉ में तो भाई चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस क्लास के अंदर खान सर ने ये बात करी तो नेशनल मीडिया के ऊपर इसको जो है वो प्रमोट किया गया। और भाई कौन मना कर रहा है कि मेरे को जो है सेपरेट क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए? बीइंग अ मुस्लिम मैं इस चीज़ के लिए तो बड़ा खुश हूँ, अगर सेपरेट क्रिमिनल कोड भी मिल जाएगा मेरे को। सेपरेट सिविल कोड तो मेरे को मिला हुआ ठीक है, लेकिन सेपरेट क्रिमिनल कोड भी मेरे को मिल जाएगा तो भाई मैं तो बीइंग अ मुस्लिम खुश हूँ। शरिया लॉ है, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, ठीक है, मतलब जिस तरीके से अल्लाह का कानून है उस तरीके से जो है वो फैसले होंगे। लेकिन उस क्रिमिनल कोड को लागू करने के लिए तुम्हें अदालतें भी तो नहीं बनानी पड़ेंगी, तुम्हें जजेस भी तो नहीं अपॉइंट करने पड़ेंगे, और वो सारा शरिया लॉ के अंडर चलेगा, काजी अपॉइंट करना पड़ेगा। जो जुडिशियल सिस्टम है वो जुडिशियल सिस्टम भी तो शरिया मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए ना, वो तो एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो नहीं होगा, तो वो शरिया मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। लेकिन मुझे क्या ही बोलूं, मतलब सोच समझ करके, या तो सोच समझ करके ये मैनिपुलेशन किया जाता है या फिर जानबूझ करके, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन कोई भी इस बात के लिए जो है वो डिसएग्री नहीं करता कि उसको जो है वो क्रिमिनल जो है सेपरेट क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए उसको, लेकिन आप जो है पूरा सिस्टम तैयार कर दो, हमको दे दो, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके बाद जो इंडियन जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है, गार्डियन है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंडर जो है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा। अगर हमको हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना है तो 226 आर्टिकल के अंदर हम जो है जा सकते हैं। उसके बाद गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट सर्व एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज नल एंड वाइड। अगर कोई भी ऐसा कानून स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस वो कानून जो है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगा, जिसकी प्रोटेक्शन जो है हमारी जुडिशरी करती है। यानी कि कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। इंटरप्रिटेशन करने के बाद बोलेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द रोल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर विंग ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्ती नहीं होनी चाहिए इनके बीच में। मॉन्टेस्क्यू का जो है ना एक मेन ये था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 50 के तहत इसको पूरा अलग रखा गया है, इसका जो है कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोल इन गवर्नेंस, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड क्रिएटिंग अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी। उसके बाद वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि डेमोक्रेसी बैलेंस रहे, ठीक है, पालतू कुत्ते की तरह काम करती है। उसके बाद गार्डियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, सेम पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे एक स्ट्रीट वेंडर है तो वो रेडी लगाता है, तो अगर आप वहाँ पे जो है उसको जा करके हटा दोगे तो वो उसके राइट टू लाइफ के साथ जो है वो चीज़ जुड़ती है। ये नहीं कि अगर वो दिन को कमाएगा नहीं तो रात को खाएगा क्या, अगर खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, अगर जिंदा नहीं रहेगा तो इट मीन्स ये उसके राइट टू लाइफ का जो है वो वायलेशन है, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सो इस वायलेशन को रोकने के लिए इंडियन जुडिशरी सामने आती है, एक्टिवली सामने आती है। आज का लेक्चर यहीं तक
कल हम आगे करेंगे रूल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड उसके बाद एक फाइनल लेक्चर करेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कुछ करी जाएंगी। देन आपका जुडिशरी का पार्ट ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब राखा।